स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को करने वाले हैं जिसका नाम है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। देखो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन आता है। फैक्टर अफेक्टिंग या फिर मैं कहूँगी कंपोनेंट, इन दोनों क्वेश्चन में से हमेशा एक ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को हम अच्छे से करेंगे और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका गाइडलाइंस का है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझते हैं क्या कहता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। छोटे से एग्जाम्पल के साथ सुनिए। अभी तक हमने मार्केट का मतलब समझ लिया था कि मार्केट क्या होती है, ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था हमने कि मार्केट का मतलब क्या होता है। राइट, देखो मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर क्या की जाती है, जहां पर सेलर होता है, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास क्या होता है, बायर होता है। ये आपस में ऐसे प्लेस पर मीट होते हैं जिसके पास जो बायर क्या करता है, अपनी नीड अपनी वांट्स को कंप्लीट करता है। कैसे? सेलर से सामान खरीद के, और उसके बदले में इसको क्या देता है, मनी देता है जो कि सेलर के पास वापस आती है एज अ कंसिडरेशन। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है और इसके बीच के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर। राइट, एक्सचेंज का मतलब क्या है, जब एक स्थान से पैसे जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरी तरफ से गुड्स जा रही है, तो क्या हो रहा है कि एक दूसरे के पास से कोई ना कोई चीज एक्सचेंज जरूर हो रही है। राइट, अच्छा अब बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके आसपास के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस को ये सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये आपके बिजनेस को अफेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, देखो हर एक चीज के ना दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट आपके आसपास में जो भी चीजें अवेलेबल है वो आपके बिजनेस को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्यूचर में क्या क्रिएट करेंगे, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। अगर वो आपको अफेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं ये कह रही है कि हाँ तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, तो वो क्या क्रिएट कर रही है, थ्रेट क्रिएट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे कि मैं कहूँ कि लॉकडाउन से पहले सभी चीजें क्या होती थी, ऑफलाइन डीलिंग होती थी, ऑफलाइन होती थी। जैसे ही हमारे पास 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन होने लगी, इवन अपने जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी क्या हो गया, बिल्कुल ऑनलाइन की ओर कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये मेरे इन्वायरमेंट में पहले ऑफलाइन था, अब मेरे बाद उसके बाद क्या हो गया, ये ऑनलाइन में कन्वर्ट हो चुकी थी मोस्ट ऑफ चीजें, है ना। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे को ऑनलाइन सिस्टम ऑपरेट करना आता होगा तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं आगे बिजनेस में ऑपरेट कर सकती हूँ कंटिन्यूस पे। राइट, अगर मेरे को ये फैक्टर्स इफेक्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है कि हाँ मेरे को ऑनलाइन सिस्टम चलाना नहीं आता, मुझे ऑनलाइन डिजिटली वे से कुछ भी चीज़ ऑपरेट करनी नहीं आती, तो मेरे लिए थ्रेट है कि मैं आगे बिजनेस में रन नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आने वाली है। राइट, सो कहने का मतलब ये है, इन्वायरमेंट का मतलब कि आपके आसपास जितने भी तत्व होते हैं जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, और वो अफेक्ट आपके बिजनेस को एज अ सपोर्टिव सिस्टम भी हो सकता है, एज अ आपको थ्रेट भी क्रिएट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कंपनी के पास स्ट्रेंथ है या नहीं है। स्ट्रेंथ दैट मीन्स मेरे को ऑनलाइन सिस्टम चलाना आता है तो मेरे पास ये गुण है, स्ट्रेंथ है, मेरे पास ये शक्ति है। अगर मेरे को नहीं चलाना आ रहा तो मेरे लिए क्या है, वीकनेस है, कि ये कमी है। जैसे मैं कहूँ कि आपको अगर यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है तो आपके पास ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप कम से कम 8 से 10 घंटे कंटिन्यूस लेवल पे पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप पढ़ नहीं सकते, कुछ और काम कर सकते हो, अदर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, तो उस बच्चे के लिए वो स्ट्रेंथ बनेगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम चुनना चाहिए पूरा। ठीक है, तो मार्केट में ऐसे कौन कौन से ऐसी इन्वायरमेंट है जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है। अब देखो मार्केट में ना काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहली बात तो हम कस्टमर के बारे में बात करते हैं। कस्टमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है जो कि आपके बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ आपके जो डिसीजन होते हैं ना कस्टमर को देख के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है आपके पास सप्लायर दैट मीन्स जो आपके सामान आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मीडिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करती है एक बिजनेस के अंदर, क्योंकि मीडिया के द्वारा अगर पॉजिटिव न्यूज फैलाई जा रही है। अब आपको पता है कि न्यूज नेशंस के थ्रू या फिर मैं कहूँ कि यूट्यूब के थ्रू आपको पता है काफी सारे र्यूमर्स फैल जाते हैं कि कोई केस होता है इंडिया के अंदर या फिर कोई भी केस होता है, अब उसके ऊपर कोई ऐसे अफवाहें बहुत ज्यादा फैलती है। राइट, और सच बहुत कम होता है, झूठ उसमें बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि बातों को घुमाया जरूर जाता है। ठीक है, सो मीडिया एक ऐसा सोर्सेज है जिसके थ्रू आपकी इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है, उसके थ्रू आपकी इमेज गिर भी सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। राइट, अच्छा उसके बाद आ जाता है आपके पास कंपटीटर। कंपटीटर का मतलब कौन है
कि जो सामान आप बना रहे हैं ना बच्चे, वही सामान की डीलिंग कोई और अदर व्यक्ति भी कर रहा है, उसे बोलेंगे हमारे कंपटीटर। दैट मीन्स आप जो सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, जो दूसरा पर्सन सामान प्रोवाइड कर रहा है, उनके बीच में सेम सिमिलरिटी है सामान देने की, बट वो कोई और स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, आप कोई और स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, जिसके कारण दोनों के प्रॉफिट्स अलग अलग हैं। तो ये कंपटीटर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आपके बिजनेस को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर आ जाता है आपके पास इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज का मतलब क्या है कि जो आपके बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट को आपसे ले जाकर फाइनल कस्टमर तक पहुंचाएगा, इसके बीच में जो इंटरमीडिएटरीज होती हैं, इनको बोला जाता है मैम, जैसे होलसेलर हो गया बच्चे, रिटेलर हो गया, शॉपकीपर हो गया, राइट। अगर मार्केट से होलसेलर वाला व्यक्ति आपसे सामान लेकर ही नहीं जाएगा, क्या आपका सामान आगे जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी फैक्टर्स हैं बच्चे जो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, राइट। समझ पा रहे हैं? तो आपके पास कस्टमर, अच्छा और भी हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी की ध्यान से सुनना, इसको मैं इरेज करती हूँ, इसके यहाँ पर ये गोला लगाती हूँ, ये वाला गोला, ठीक है। अच्छा, कंपनी की खुद की जो स्ट्रेटेजी होती है, कंपनी का स्ट्रक्चर जो होता है, कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन होती है जो, ठीक है, ध्यान से सुनना, पूरा चैप्टर जो मैं अभी समझा रही हूँ ना, इस पूरे ये जो चार्ट बना रही हूँ उसके अंदर है, ठीक है। फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल पोजीशन होती है। अच्छा, कंपनी के जो एम्प्लॉइज, दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर जो कैश की फैसिलिटीज होती हैं, तो यहाँ पर ये भी फैक्टर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। जैसे कि मैम देखो, कंपनी जो इन्वायरमेंट है वो आपका मैं आपको यहाँ पे लेके आती हूँ कि जो इन्वायरमेंट है ना बेटे, आपके मेनली 2 टाइप से डिवाइड किए गए। एक तो इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं, एक आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं। अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करूँ, इसके ऊपर आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल आपका इसके ऊपर होता है। मीन्स कि डायरेक्टली आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो, अगर ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके विद इन कंपनी हो रहे हैं और उसकी जो भी फैक्टर आपको प्रभावित करे उसको आप चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब ये आपके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, ये वाले फैक्टर्स आपके थोड़े बहुत कंट्रोल में होते हैं, बट ये बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। समझ पा रहे हैं? तो आपका जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है ना, मेनली 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपके फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। फिर एक्सटर्नल में भी वो पार्ट किया गया है कि जहां पर आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, बट मैक्रो के अंदर तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। इज इट क्लियर? क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मैंने जो यहाँ पर आपके सामने ये सर्कल बनाया है, ये है आपकी कंपनी बच्चे, ये है आपकी जो ये एक सेकेंड, जो पिंक लाइन से मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, ये आपकी कंपनी है इंटरनली फॉर्म से, ठीक है। और इसके जो इंटरनली जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये सारे के सारे वे फैक्टर है जिसके ऊपर कंपनी खुद कंट्रोल करती है। और इसके ऊपर कंट्रोल करने के साथ साथ अगर ये लग रहा है कि हमारे कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स काफी सारे लेवल है भाई, हमारे जो नीचे जो सुपरवाइजर्स होते हैं और जो मेन टॉप मैनेजमेंट, इनको बीच में कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है, तो कहते हैं कि सिंपल कर दो, हमारे स्ट्रक्चर को सिंपल करो। समझ पा रहे हैं? मीन्स कि जिसके ऊपर डायरेक्टली एक्शन ले सकती है कंपनी, उसे बोला जाता है, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को बोला जाता है उसे, राइट। समझ पा रहे हैं? अच्छा, मैनेजमेंट के बारे में बात की जाए, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे कि मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है ना, वो कैसे लेता है, देखो, जो उसके अंदर एबिलिटी है, जो उसके अंदर नॉलेज है, जो उसकी स्किल है, उनका यूज करके, ठीक है, और जो मार्केट में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर अपनी स्किल, अपनी नॉलेज, अपनी जो कैपेसिटी है उसको यूज करेगा और उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से एज अ इंपॉर्टेंट की में कन्वर्ट करेगा जिसके थ्रू कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है ना। अगर कंपनी का जो मैनेजर ही कैपेबल नहीं है भाई इस इंफॉर्मेशन को एग्जैक्टली यूज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कंपनी की तो गलती नहीं होगी, कंपनी के मैनेजर की गलती होगी। तो कंपनी के जो अदर मेंबर्स हैं वो इस चीज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं कि या तो उसको ट्रेनिंग दी जाए मैनेजर को, या फिर आप उसको रिप्लेस करके किसी अदर पर्सन को अपॉइंट करें, राइट। तो मैनेजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, एम्प्लॉय भी उसी तरीके से है, क्योंकि जो आपकी कंपनी है, कंपनी की ये कहते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो एम्प्लॉयज होते हैं। अगर एम्प्लॉयज अपनी एफिशिएंसी से, अपनी कैपेसिटी से बेहतरीन तरीके से काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हर रिसोर्सेज का यूज बेहतरीन तरीके से करेंगे।
कहने का मतलब आपको पता है आपके बिजनेस के अंदर, आपके मार्केट के अंदर दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, एक आपके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, एक आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है, मशीनरी होगी, प्लांट हो गए, बिल्डिंग हो गए, फर्नीचर हो गए, फिटिंग होगी, मतलब जिनको अदर इक्विपमेंट्स, जिनको यूज की करने की ताकत, जिसको यूज करने की नॉलेज किसके हाथ में होती है, एम्प्लॉइज के हाथ में होती है। अगर इनको पता ही नहीं है भाई इस इक्विपमेंट का यूज क्या होगा, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अगर आपको की दे दी जाए तो आपको पता ही नहीं कि लॉक कैसे खुलेगा, तो उस चीज़ का तो फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की भी स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की अगर बात की जाए, ठीक है। अब मैंने आपको इन्वायरमेंट का मतलब बता दिया कि जो आपके आसपास इर्द गिर्द जितने भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस, ठीक है, आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है, उसे बोला जाता है इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये सभी के सभी फैक्टर्स जो है, ये फोर्सेस है, कंपनी की काम करने की प्रोसेस के अंदर अड़चने डालती है। मीन्स की जो काम करने की जो कैपेबिलिटी थी, चाहे वो प्रोडक्ट को सेल करने के रिगार्डिंग हो, चाहे सर्विसेज देने के रिगार्डिंग हो, उसमें जरूर ना जरूर इफेक्ट करेगी, ठीक है। अब देखो, अब मोस्ट ऑफ क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन के थ्रू पेमेंट रिसीव होती है या नहीं होती है, राइट। अब देखो, पेमेंट जिस भी शॉप पर ऑनलाइन पेमेंट रिसीव ना की जाती है वहां पे कस्टमर बहुत कम जाएंगे, क्योंकि आज की जो यूथ है ना बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। इवन अगर मेरे को कोई, जैसे हमारे घर में अगर बताऊं, जब मेरे को टीवी से जो एलईडी है उसको मेरे को ऑपरेट करना है ना, तो मैं फोन से कर सकती हूँ, मुझे जाकर रिमोट उठाकर उसको ऐसे दबाने की जरूरत नहीं होती, मैं फोन से इजीली ऑपरेट कर सकती हूँ। सो क्या है, अब बहुत ज्यादा इजी कर दिया है, सब चीजों को इजी कर दिया। दैट्स द रीजन, जितना ज्यादा चेंजेस आएंगे ना, इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आएंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी डेली रूटीन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, राइट। अच्छा, इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द एग्रीगेट ऑफ द ऑल कंडीशंस, सभी कंडीशंस का एग्रीगेट है, जिसके जितने भी इवेंट्स है, जितने भी फैक्टर्स है जो भी आपको प्रभावित करते हैं, ठीक है। फिलिप कोटनर जी ने एक डेफिनेशन दी है कि बिजनेस मार्केटिंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं जो कि कंपनी को अफेक्ट करते हैं और कंपनी की एबिलिटी को इफेक्ट करते हैं कि जो वो एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन द सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद इट्स टू टारगेट कस्टमर। जो उनके टारगेट कस्टमर है उनको कंटिन्यूस बेसिस पे सर्विसेज दे रहे थे, जैसे ही कोई चेंज आया कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर वो भी चेंज आएगा, जिसके कारण अपने कस्टमर से वो थोड़ा सा डिस्क्रप्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्टर जिनके कारण अपने रिलेशंस नहीं सही बैठ रहे, उन्हें कहेंगे हम मार्केट के इन्वायरमेंट। ये मैंने आपको बता दिया, मार्केट के इन्वायरमेंट टू टाइप से बाइफरकेट किए गए हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ओके। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होते हैं, जो कि आपके विद इन अ कंपनी होते हैं, पहला पॉइंट, और डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मार्केट की एक्टिविटीज को, दूसरा पॉइंट, और इन फैक्टर्स के ऊपर कंपनी क्या कर सकती है, इजिली कंट्रोल कर सकती है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि उसके रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन वो कर सकती है, जैसे आपकी मार्केट का गोल है, जैसे भी आपकी कंपनी का गोल है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकती है, उनके अंदर चेंज ला सकती है। इज इट क्लियर? अच्छा, सबसे पहला रोल क्या दिखाया गया है, मैनेजमेंट का बताया गया है कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा रोल अदा करती है। मैंने बताया कि जो मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। एम्प्लॉय भी इसी तरीके से है, एम्प्लॉय की जो स्किल है, मोटिवेशन है, परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर एम्प्लॉय बेहतर तरीके से काम नहीं करे तो उसको या तो ट्रेन कर दिया जाए, या इंटीमेशन दिया, या तो आप अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज आपको हम टर्मिनेट कर देंगे, राइट। टर्मिनेट नहीं, रिट्रीच कर देंगे तुम्हें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाता है कि आपकी कंपनी का कल्चर। अब देखो, हर एक कल्चर की, हर एक ऑर्गेनाइज, आप देखेंगे ना कि आपके हमारे इंडिया के अंदर कि 4 एरियाज हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट। अब इन्हीं सभी एरिया के अंदर जैसे जैसे लोकेलिटी है, जैसे जैसे एरिया है, वहां पे वैसा वैसा क्या मिलता है, प्रोडक्ट अवेलेबल है। यस, आप इस चीज से एग्री करते हैं, नहीं करते? और इवन जिस एरिया के अंदर फैक्ट्रीज है, बिजनेस है, कंपनीज है, उन एरियाज के अंदर वैसी तरह के ही सर्विसेज दी जाती है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे टारगेट कस्टमर भाई इस लोकेलिटी के हैं, राइट। अब मैं कहूँ कि दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, इधर साइड एरिया के अंदर, नॉर्थ एरिया के अंदर, ठीक है, मोस्ट ऑफ वेज अगर मैं फास्ट फूड खाने की बात की जाए तो वेज खाना दिया जाता है, जहाँ पे लस्सी, रोटी, सब्जी, नॉर्मल जो होता है, पराठे, राइट, इस तरीके की दी जाती है। बट जैसे जैसे आप नीचे के एरिया में चले जाते जाओगे तो वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा राइस की यूज किया जाता है, राइट। समझ पा रहे हैं? इसकी लोकेलिटी के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, अपने टारगेट कस्टमर को देख रहे हैं, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं। अगर आप उनके हिसाब से नहीं चले तो कोई भी कस्टमर आपकी कंपनी में, आपके
ऑर्गेनाइजेशन में विजिट ही नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सोर्सेज। फाइनेंशियल सोर्सेज का मतलब होता है कि आपके पास पैसे अवेलेबल उतने हैं जितने की आपको रिक्वायरमेंट है, या फिर ज्यादा है या फिर कम है, कैसे सिचुएशन है भाई। अगर ज्यादा है तो उसको फाइनली इन्वेस्ट करो, रख के नहीं रखना, ठीक है। और अगर कम है तो फाइनली उसको अरेंज किया जाए। समझ पा रहे हैं। अगर मैंने कहा कि मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होने वाली है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। मुझे पता लग रहा है कि मेरे को मार्केट के अंदर कम प्रोडक्ट लेकर आने, कम मार्केट में सामान लॉन्च करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कम पैसों की जरूरत होगी, तो स्मॉल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो स्मॉल पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल। ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी के बारे में बात की जाए, ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या कंपनी इतनी एफिशिएंट है कि जितने टाइम के लिए आपको बोला कि मेरे को 10 तारीख को ऑर्डर कंप्लीट चाहिए, क्या कंपनी इतनी एफिशिएंट है कि वो अपनी फुल कैपेसिटी, अपनी फुल एबिलिटी, स्किल, नॉलेज को यूज करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंप्लीट कर सके। क्या इतनी टेक्टफुल है कि कंपनी के अपने कस्टमर को खुश कर सके कि हाँ तुम्हारा ऑर्डर टाइमली तैयार है, राइट। तो ये ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात की जा रही है। मेड की जो प्रोडक्ट है वो टाइमली अवेलेबल हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी कैपेबिलिटी की बात की जा रही है। अगर नहीं है तो ये इंटरनल फैक्टर है, कंपनी को खुद उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्यों ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स जो कि कंपनी, किसी स्पेसिफिक कंपनी को ऊपर इफेक्ट करेंगे, राइट। तो इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि आपकी किसी स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर ही करेंगे, ये सबके ऊपर एक साथ नहीं करते। सभी कंपनी की स्ट्रेटेजी, सभी के स्ट्रक्चर, सभी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है और एम्प्लॉइज है, मैनेजमेंट है, अलग अलग होते हैं, राइट। सो यहाँ पर किसी स्पेसिफिक कंपनी को इफेक्ट करते हैं इंटरनल फैक्टर, इंटरनल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आप किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने में। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट देखेंगे, क्योंकि आप जितनी ज्यादा लो क्वालिटी की, जितनी ज्यादा मतलब ओल्ड डेटेड, अपडेटेड, आउटडेटेड, सॉरी अपडेटेड तो अलग हो जाएगा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो वहां पर आपकी टाइम, कॉस्ट सब कुछ ज्यादा हो जाएगी। सो दैट्स द रीजन कहा गया है कि बेटर टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी है वो भी अलाउ करती है कंपनी की अच्छी एफिशिएंसी के अंदर, अच्छी एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करने में, अपने आप को आगे बढ़ने में, ठीक है। उम्मीद करेंगे जो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स थे ये समझ में आ गए होंगे। ये आपकी किसी स्पेसिफिक, ये बात ध्यान रखना, स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर पड़ती है, ये सबके ऊपर एक जैसा इफेक्ट नहीं डालती। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबके ऊपर एक जैसा इफेक्ट डालती है। अब आ जाए सबसे पहले माइक्रो के बारे में बात करते हैं। माइक्रो होता है स्मॉल लेवल पर, ठीक है, और ये होता है लार्ज लेवल पर। इनके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है, इनके ऊपर थोड़ा बहुत हो सकता है हमारा कंट्रोल, ठीक है। ये थोड़ी डायरेक्टली के बारे में बात कर सकते हैं, ये डायरेक्टली कंपनी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, बट ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, जैसे सरकार चेंज हो गई है इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक में गिर गया है इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके आउटसाइड द कंपनी होते हैं, ये डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं डालते हैं, और ये क्या करते हैं, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं, चैलेंज भी दे सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, मैंने आपको बताया ना, अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी जब आपकी उस चीज में स्ट्रेंथ होगी, और थ्रेट कब होगा जब आप उस चीज में वीक होंगे। मैंने कहा कि अगर आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर के अंदर मैथ आता है। अगर आपको मैथ नहीं आता तो आपको जो कंप्यूटेशंस है, परमुटेशंस वाला जो चैप्टर है, ठीक है, और काफी सारे चैप्टर्स है, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, ठीक है, वो आपको नहीं समझ में आएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आपके अंदर आपको इंटरेस्टेड है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आप इजीली टैकल कर सकते हो, अगर अदरवाइज मुश्किल होने वाली है। जो मैंने आपको समझाया इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में डिफरेंस, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये विद इन कंपनी ये मोस्टली कंट्रोलेबल होते हैं। मैनेजमेंट ये इसके एग्जाम्पल रहने वाले, डायरेक्ट और इमीडिएट इंपैक्ट डालता है, यहाँ पर इसको एडजस्ट किया जा सकता है। इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये पढ़ लेना, ये जो मैंने अभी आपको बताया वही है। अब बात कर रहे थे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, वो भी माइक्रो इन्वायरमेंट का केस, राइट। इसके अंदर ना बेटे, इसके अंदर ना बच्चे, ये जो है ना 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं साइड में, ये आपका है माइक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा था, ये जो मैंने अंदर लिखे हैं, ये आपके इंटरनल एनवायरनमेंट। क्लियर है? अच्छा, अब माइक्रो इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कस्टमर के बारे में बात करते हैं। कस्टमर का मतलब क्या होता है? अच्छा, कस्टमर बाद में है, पहले सप्लायर कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। सप्लायर का मतलब कौन होता है? कि वो पर्सन होता है जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है और उस रॉ मटेरियल के थ्रू आप क्या करने वाले, फाइनल प्रोडक्ट बनवाने वाले। अगर आपका सप्लायर रिलायबल है कि टाइमली, आप चाहे कैसी भी सिचुएशन है, आपका जो सप्लायर है वो रेगुलर बेसिस पे आपको सामान देगा, तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिलायबल है तो आप एक सप्लायर के ऊपर अपना ट्रस्ट दिखा सकते हैं।
अगर ये लग रहा है कि हाँ भाई सप्लायर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकती है, वो सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, वो हमें 10 रुपये किलो कोई भी सामान दे रहा है और वो किसी और को 12 रुपये देना स्टार्ट कर रहा है, तो वो सोचेगा कि क्यों ना मैं यहाँ पे 2 रुपये लॉस कर रहा हूँ, तो क्यों ना सारा का सारा माल मैं वहीं बेच दूँ। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको जरूरी है कि आपके मल्टीपल सप्लायर होने चाहिए कि ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है जिसके कारण आप फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे, राइट। पहली बात तो ये, इसका मतलब आ गया समझ में। प्रोवाइड द रॉ मटेरियल कंपोनेंट एंड देयर इज अ रिसोर्सेज नीडेड फॉर देयर इज अ कंपनी टू प्रोड्यूस इट्स अ प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी आपके लिए जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करने वाले पर्सन को क्या बोला जाता है, सप्लायर बोला जाता है। इसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है कि वो टाइमली डिलीवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, बेटर क्वालिटी की कर रहा है, प्राइस स्टेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ना प्राइस के कारण होता है कि प्राइस हर 2-3 महीने के बाद बढ़ते घटते रहते हैं। सो आप अपने सप्लायर के साथ अगर प्राइस ये सभी चीज़ें स्टेबल है, ठीक है, तो बेटर है कि आप अपने एक सप्लायर के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, एक ही सप्लायर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, अदरवाइज आपको मल्टीपल सप्लायर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जाता है कंपटीटर। कंपटीटर का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि आपके जैसा प्रोडक्ट ही सेम दूसरा मार्केट में बेच रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपटीटर। ऑफर द सिमिलर प्रोडक्ट और द सर्विसेज टू द सेम टारगेट, उसकी भी टारगेट ऑडियंस वही है, मेरी भी टारगेट ऑडियंस यही है और आपकी भी टारगेट ऑडियंस यही है। तो कौन कौन क्या क्या कैपेसिटी क्या क्या स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा है उनको देखना पड़ेगा, प्राइस देखना पड़ेगा कि क्या आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ, जब मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल अगर काफ़ी सारी मार्केट है और उसके अंदर दूध की दुकान काफ़ी सारी है, मिल्क बूथ जो होते हैं, ठीक है, तो सभी का रेट क्या है 28 रुपीज़ 28 रुपीज़ 28 रुपीज़। जो मेरे क्वार्टर के पास था ना, वहां पे केवल 2 दुकानें थी और उसके केवल 8 से 7 किलोमीटर के करीब कोई दुकानें नहीं थी मिल्क बूथ की, तो उनका रेट क्या था 22 31 के करीब था। तो हम उनको बोल रहे थे तो वो कह रहे कि नहीं अगर लेना है तो ले लो। तो कहने का मतलब समझ पा रहे हैं कि यहाँ तो मार्केट थी जिसके कारण वो अपनी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ इन्होंने मोनोपोली क्रिएट की जिसकी वजह से अब आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या रूल रेगुलेशन बना रखा है, हमें क्या करना पड़ा, इनके रिगार्डिंग कंप्लेंट भी करनी पड़ी थी। तो हमें देखना पड़ेगा कि हाँ जो मेरे कंपटीटर है, यहाँ पे देखा जाता है ये, ठीक है, जो मेरे कंपटीटर है वो क्या स्ट्रेटेजी यूज करे, कितना प्राइस दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कोई बंदा 7-8 किलोमीटर जाकर 4 रुपये बचाएगा या कुछ और करेगा, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कस्टमर क्या है। कस्टमर का मतलब क्या है, कस्टमर का मतलब क्या है, जिसके लिए सामान बना रहे हैं, जो हमारा मेन कस्टमर है, जिसके लिए हम मार्केट में आए हैं, ठीक है। अब आप सभी ने बोला कि मैम हमें एमकॉम के सिलेबस के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए। मैंने आपको बताया कि मैंने आपको स्टार्ट किया था, ठीक है, 1 महीने पहले हमने स्टार्ट किया था और 1 महीने के अंदर आप देख पा रहे हो कि हमने 3rd बुक पे पहुंच गए हैं। MCO01 से स्टार्ट किया था और फाइनली हमने MCO07 भी कंप्लीट की है, फर्स्ट यूनिट से लेकर अभी तक, ठीक है। और अब हम MCO06 पे पहुंच गए हैं। 1 बाय 1 सबको कंप्लीट कर रहे हैं। मैं इजी टू हार्ड की ओर जा रही हूँ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मेरे कस्टमर मेरे को पता लगा कि मेरे स्टूडेंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग ही वीडियोस अपलोड करनी शुरू की। सो मैंने पहले अपने कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड किया, देन उसकी प्रेफरेंस दी, फिर उनकी बाइंग बिहेवियर देखा कि हाँ तुम लोग कैसे मेरी वीडियोस को देख रहे हो, फिर मैंने इसके ऊपर मैंने स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया। समझ पा रहे हैं। पब्लिक मीडिया का मतलब क्या है कि वो चैनल, वो सोर्स जिसके थ्रू मेरी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच रही है। यूट्यूब है, मीडिया है, अगर मेरा कहीं पॉडकास्ट होता है तो वहां वो सीजन है। समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक के जो सोच है, अब आपको मैं आपसे पूछती हूँ, काफी बार आपकी ना अगर कोई सक्सेस हो जाता है, उसके थॉट्स आपको बहुत ज्यादा विचलित कर देते हैं कि हाँ इसने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए, कि मीन्स कि हमारी सोच जो होती है ना, जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं चेंज करने का जो पर्सपेक्टिव जो हमारा होता है ना, वो कौन करता है, सोशल मीडिया करता है। कि आपके देखने का नजरिया जो कहीं ना कहीं डिटरमाइन होता है ना, कि आपके सोशल मीडिया होता है, आपका इन्वायरमेंट होता है कि आप कहाँ से क्या कुछ सीख रहे हैं, राइट। अगर उसके द्वारा आपके सामने पॉजिटिव इमेज क्रिएट की तो कहीं ना कहीं कंपनी की इमेज बेटर हो सकती है, अगर नेगेटिव इमेज की तो कंपनी की रेपुटेशन वो गिर सकती है। इंटरमीडिएटरीज मैंने आपको बताया था कि जो बीच वाले जो पर्सन होते हैं, अगर वो रिलायबल हुए तो बेटर रहेगा, अदरवाइज कंपनी डगमगा सकती है। तो ये ऐसे फैक्टर्स है जिनके ऊपर आप क्या कर सकते हो बेटे, कंट्रोल कर सकते हो, इनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा वो चेंज लेके आ सकते हो। अब बात कर लेते हैं वेरी वेरी डेंजर, जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है, वो आ जाते हैं हमारे पास ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट आ जाते हैं।
इसके अंदर ना वे फैक्टर्स आते हैं जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और ये सभी के ऊपर सेम इंपैक्ट डालते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है आपके पास कि डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जो आपकी पॉपुलेशन है, जहां आपकी फर्म है, ठीक है, आपकी, जैसे मैं कहूँ कि इंडिया के अंदर अगर आपको स्टेबल रहना है, किसी बाहर वाली कंपनी को आना है, मार्केट में अपने आप को एग्जिस्ट करना है, तो उसे देखना पड़ेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। क्या कि इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ कितनी साइज में कितनी ज़्यादा है। जैसे यूपी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए, बाकी स्टेट्स के अंदर यूपी की सबसे ज़्यादा है, राइट। डेंसिटी कितनी है कि इसकी प्रॉपर कितने एरिया के बाद कितने पॉपुलेशन है, राइट। लोकेशन कहाँ है, एज फैक्टर, एज कितनी है, मॉडरेट छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अडल्टहुड है, या फिर कहूँ मैं मेजोरिटी जो माइनर मेजोरिटी के सेक्शन में डिवाइड करते हैं। जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, इनके बेसिस पे प्रोडक्ट को बनाया जाता है। मैम ऐसे कैसे? अब मैं गारमेंट का एग्जांपल लूँ, गारमेंट के एग्जांपल में अब देखो गारमेंट सभी वियर करते हैं, ओके, कपड़े सभी पहनते हैं। अब यहाँ पर देखो कपड़ों के रिगार्डिंग भी ये पूरी मार्केट गारमेंट्स के, मैंने इसको पर्टिकुलरली डिवाइड कर दिया किसमें, और एक कर दिया मैंने बड़े बच्चों के साथ, ठीक है। मान लीजिए ये बिल्कुल छोटे बच्चों का है, बिल्कुल स्मॉल चाइल्ड है, ये हो गया 13 से लेकर 20 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए, फिर ये हो गया 20 से 30 साल की उम्र वाले पर्सन्स के लिए, फिर हो गए 30 से 50 साल के। अब यहाँ पे गारमेंट्स हो गया, ठीक है, मैंने एज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। फिर मैंने इसी में क्या कर दिया, मेल फीमेल को डिवाइड कर दिया। समझ पा रहे हैं? मीन्स कि हर एक डेंसिटी के हिसाब से देखा कि मैंने ये कि छोटे बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है और जिसके बेसिस पे मैं प्रोडक्शन करने वाली हूँ, राइट। तो ये सभी फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी मार्केटिंग के डिसीजन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने बहुत ज़्यादा कपड़े बना दिए हैं, कपड़ों का जो प्रोडक्शन था वो इस उम्र के लोगों के लिए बना दिया, पर आपने देखा कि आपकी मार्केट में तो इस उम्र के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो वेस्ट जाएगी। तो आपको ये इन्वेस्टमेंट यहाँ करनी चाहिए। तो इस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आपको ज़रूरी है कि आपकी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैसे ड्रेसेस को वियर करना पसंद करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ओके, कि आपका जो ऑडियंस है ना वो राइट ऑडियंस कौन सी है आपके एरिया के अंदर, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होती है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होते हैं। इकोनॉमिक डायरेक्टली रिलेट करता है बच्चे आपकी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर कि आप कमा कितना रहे हैं, कि अगर आप कमा कम रहे हैं, ठीक है, लेस कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो परचेजिंग पावर होने वाली है, परचेजिंग पावर समझते हैं कि आप कितना पैसा अपने किसी चीज़ को खरीदने पर लगाते हैं, उसको इम्पैक्ट करेगा। अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो आपकी परचेजिंग पावर क्या होने वाली है, वो बहुत हाई होने वाली है। तो अपने लोकेलिटी के पब्लिक जो है ना उसकी अर्निंग कैपेसिटी भी देखनी होगी, पर कैपिटा देखनी होगी कि कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग एम्प्लॉय है, इन सभी के देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई इकोनॉमिक के अंदर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कम वहाँ पर हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग होने वाली है, और हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग होगी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा उछाल रहेगा कि हाँ आए दिन कोई ना कोई चीज़ें लॉन्च होती जा रही है और उसको लोग खरीद भी रहे हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक वीक है तो कहीं ना कहीं कंपनी को फेस करना पड़ सकता है बहुत सारे चीज़ों को, जिसके कारण वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसको ज़्यादा अफोर्ड करना पड़ेगा कंपनी को। अगर यहाँ पे लोगों के पास पैसा ही बहुत है तो यहाँ पे क्या होगा कि लोग अपनी इच्छा के हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। अब देखो मैं आपको बताऊँ ना, जिसके पास वैसे बहुत एबेंडेंट में मनी होती है ना, वो ज़्यादा सोचता नहीं है कि इस पैसे को यहाँ खर्च करना चाहिए, यहाँ खर्च करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत स्केयर पैसे हैं, ठीक है, बहुत मतलब कम अमाउंट में मनी है, तो आप क्या करेंगे कि आपको ये सोचना होगा कि हाँ इतना पैसा मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो तो उसको कंपेयर करोगे काफ़ी सारे प्रोडक्ट के साथ, काफ़ी सारी कंपनी के साथ, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कि हाँ मेरी कंपनी, आप मेरी कंपनी को सेलेक्ट करो, रीज़न ये है, वो रीज़न अपने आप बता देंगे, ठीक है। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है या गवर्नमेंट चेंज होती है, उसकी पॉलिसी चेंज हो जाती है, रूल रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इम्पैक्ट सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ते हैं, राइट। अब मैंने कहा कि जैसे अब पीछे काफ़ी साल पहले ट्रैफिक रूल जो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होने लगे थे,
और जो हेलमेट बनाने वाली कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था कि हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया था, जिसके कारण जो हेलमेट बनाने वाली जो कंपनी उसका प्रोडक्शन 3 से 4 गुना हो गया था, क्योंकि पहले इतने प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग लापरवाही भी करते थे और इवन वियर भी नहीं करते थे, ना इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन था। बट जैसे ही ये रूल रेगुलेशन आया कि हाँ हेलमेट वियर करना कंपलसरी है, तो हेलमेट बनाने वाली कंपनी के फायदा हुआ, राइट। तो किसी को फायदा हो सकता है इन पॉलिसी से, किसी को नुकसान हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जाता है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि आपको इन्वायरमेंट में मिलने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज को आप कहाँ यूज कर रहे हैं, अपने प्रोडक्शन में कर रहे हैं, अगर वो रिसोर्सेज रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो रिसोर्सेज साल में एक बार ही आपको मिल रहे हैं, ठीक है, साल में एक बार ही वो प्रोड्यूस होते हैं, तो आपके लिए दिक्कत है कि आप उनको स्टोर करके रखेंगे। स्टोर करने की भी खतरा ही है, क्यों? क्योंकि वो खराब भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरेज का एक्सपेंसिस भी हो सकते हैं, राइट। या फिर आपके पास जो सोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मीन्स कि जैसे कि ऑयल हो गया, कोयल हो गया, मिनरल्स हो गए, इस तरह की है। तो कंपनी आर इंक्रीजिंग द फोर्स ऑन द सस्टेनेबिलिटी एंड द इन्वायरमेंट, मीन्स कि अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जाना चाहिए जिसके कारण ना तो उसकी स्कैरिटी हो, ठीक है, कमी पड़े, या फिर मैं कहूँ कि मार्केट के इन्वायरमेंट में यूज करने के बाद वो बायोडिग्रेडेबल हो सके, ठीक है, मीन्स कि नष्ट हो जाए इजिली, ना ही इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट डाले, वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए वो, ठीक है। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में बात की जाए तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांसमेंट आती जा रही है, जिसको अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाएगी भाई। अब मैं कह रही हूँ कि आप अब आज के टाइम में ना AI जो टूल हो चुका है उसको बहुत ज़्यादा कंपनी में यूज़ किया जा रहा है। एक्सेल को आप ऑपरेट कर रहे हो, पावर पॉइंट को ऑपरेट कर रहे हो, या फिर आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, पाइथन हो गया, ठीक है, इन लैंग्वेज को यूज़ करते करते हम AI को मर्ज करके यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको वो ऑपरेट करना आता है, एम्प्लॉय को ऑपरेट करना आता है, तो आपको कंपनी बहुत जल्दी हायर करेगी। अगर नहीं आता तो ऑब्वियस ही बात है भाई आपके नंबर पीछे होगा। तो जितनी भी अगर ये टेक्नोलॉजी आती है, अगर आप उसको अडॉप्ट कर लेते तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज क्या होगा, आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट में आपको बता चुकी, जो कंपनी के जो नॉर्म्स होते हैं, वैल्यू होती है, बिलीफ होता है, एटीट्यूड होता है, परसेप्शन होता है, ये रिप्रेजेंट करती है अपने लोकेलिटी के हिसाब से, ठीक है, और उसके हिसाब से वो कंपनी के जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है। समझ पा रहे ये हो गए इनके बीच में डिफरेंस, मैंने आपको वैसे पहले बता दिया था, ठीक है। ओके। अब मैं आपको एक बात बताऊं बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, एक और डिफरेंस ये रहा, देखो यहाँ पर माइक्रो इन्वायरमेंट में ना आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर सकते हो, उसके अंदर मतलब कि अगर कोई चेंज आ रहा है उसके रिगार्डिंग आप एक्शन ले सकते हो। बट यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, आपको वो अडॉप्ट ही करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? अडॉप्ट करनी, मतलब कि आपको वो अपनानी पड़ेगी, आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये बॉर्डर फोर्सेस है, ये थोड़ा सा क्लोजेस्ट फैक्टर है जिसके ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं, जो मार्केट के जो फैक्टर्स हैं उनको हम इजिली कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करती है आपकी, यहाँ पर आपको करना पड़ता है अपनाना, अडेप्ट टू चेंज, राइट। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट के ऐसे कौन कौन से रूल रेगुलेशन है जो कि मार्केट के अंदर अगर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हो, वो लॉन्च करते वक्त इन सभी फैक्टर्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा। अगर इनको फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा तो जो लॉन्च कर रही है कंपनी उसको नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ, एक अगर मैं कहूँ कि आप अपना सामान सेल कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो जरूरी है कि वो जो सामान सेल कर रहे हो वो गुड क्वालिटी का हो, वो जितना वेटेज का होना चाहिए, मीन्स कि मान लीजिए 500 ग्राम के लिए आपको पे करना पड़ रहा है 370 रुपये फॉर एग्जाम्पल, तो वो चीज़ जितने आपने पैसे पे किए ना उतना वो सामान होना चाहिए, मीन्स कि लो वेटेज नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे? मीन्स कि इन सभी रूल रेगुलेशंस की गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनीज के ऊपर पेनल्टी लग सकती है, इवन कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लीगल चार्जेस लग सकते हैं। समझ पा रहे? तो अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या कहते हैं पता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसके अंदर दो पार्टी क्या करती है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हाँ जी मैं तुम्हें ये सामान बेचूंगा, तुम मुझे ये पेमेंट करोगे इस तारीख को इस तारीख को। ये कॉन्ट्रैक्ट ये बताता है कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना वो लीगली क्या होना चाहिए, एनफोर्समेंटेबल होना चाहिए, मीन्स कि वो लीगली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी गलत काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करें, आप किसी की सुपारी ली आपने मारने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं है। समझ पा रहे हो?
मीन्स कि लीगल बाइंडिंग होनी चाहिए, और दूसरा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन्स वो कोई जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पे ये भी बात की गई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप मार्केटिंग में आते हो, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है तो कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आपको आगे सामान सप्लाई करना है तो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आपको अपने कस्टमर ढूंढने हैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हर एक चीज पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना हम, वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए, फ्रीली माइंड होना चाहिए, बिना किसी के प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। सेल ऑफ द गुड्स एक्ट 1930 क्या कहता है, यहां पर ये बात की गई है कि जो भी प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, वो उसके स्टैंडर्ड से मीट होना चाहिए। स्टैंडर्ड से मीट दैट मीन्स आपके पीछे डिस्क्रिप्शन कभी लेबलिंग देखी है आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर, कि जब आप कभी पनीर का पैकेट खरीदने जाओ या फिर दूध का पैकेट खरीदने जाओ, उसके पीछे ना उसके न्यूट्रिशन किन किन इंग्रेडिएंट से वो बना है, अगर वो स्टैंडर्ड से मीटअप करता है तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट अच्छा है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट सही नहीं है। जैसे कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक में कहते हैं कि शुगर जो है वो क्या है, एक लिमिट तक होनी चाहिए, बट कंपनी क्या करती है, कई बार शुगर ज्यादा ऐड कर देती है, क्योंकि शुगर ऐड करने से हमारा जो प्रोडक्ट है काफी लंबे टाइम तक सस्टेन रह सकते हैं। तो अपने फायदे के लिए कंपनी कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन कर देते हैं, जिसके कारण वो एक कैटेगरी में आ जाती है और कानून की नजर में आ जाती है। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपकी क्वालिटी थी, स्टैंडर्ड था, डिस्क्रिप्शन था, क्वांटिटी थी, वो मीटअप होना चाहिए। इंडियन डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट क्या कहता है कि यहाँ पर ये कहते हैं कि जो हर एक, अब देखो ना, आपको ना ये रूल याद नहीं करने हैं कि इसने ये रूल बोला, बस इनका मतलब पता होना चाहिए कि एग्जाम में आए 10 नंबर का आए तो आप लिख सके। ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसका इंपैक्ट मार्केट में क्या पड़ता है, इंडस्ट्री ऑपरेट विद इन अ स्पेसिफिक गाइडलाइंस सच एज द क्वालिटी कंट्रोल एंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अब आपको पता है जो बेबीज प्रोडक्ट आते हैं, जो छोटे बच्चों के प्रोडक्ट आते हैं, मिल्क आता है उनका, ठीक है, पाउडर का जो होते हैं, इवन उनके जो कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए इंडस्ट्री को एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है कि इतने ग्राम भाई इसमें होना चाहिए ये इंग्रेडिएंट, इतने ग्राम ये होना चाहिए इंग्रेडिएंट। समझ पा रहे हैं, उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करना और प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को मैच आउट होना चाहिए। समझ में आया, मतलब हर एक चीज को ना आपको मीटअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ द फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। क्या कहते हैं कि जो सामान आप सेल कर रहे हो ना, मार्केट के अंदर जो भी सामान सेल हो रहा है, वो आप जो कंज्यूमर है, या फिर आप कंज्यूम करें, प्रोड्यूस करने वाला खुद ही कंज्यूम करे, या फिर उसका बायर कंज्यूम करे, उसकी सेहत को वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज 1954 के तहत आपको ऊपर लीगल एक्शन चार्जेस लगाए जा सकते हैं। फूड प्रोडक्ट आर द सेफ फॉर द कंजप्शन, दिस इज द मेन पॉइंट। ओके, कंपनी एक्ट क्या कहते हैं 1956, कंपनी एक्ट कहता है कि देखो कंपनी कोई भी बन रही है वो 1956, अब तो फिलहाल 2013 आ चुका है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपने आप की जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटी है कि कितनी कब बनी है, उसके अंदर कैपिटल कितनी लगनी होनी चाहिए, कितने एम्प्लॉइज में काम कर सकते हैं, कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं, कितने डायरेक्टर होंगे, ये सभी की सभी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करनी होती है आपके एमओए के अंदर, आपके एओए के अंदर, राइट। तो आप फॉर्मेशन कब हो रही है, ऑपरेशन क्या कर रही है, क्या बिजनेस कर रही है, क्या वो बिजनेस से रिलेटेड ही एक्टिविटी अपने बिजनेस में कर रही है या फिर नॉन एक्टिविटी कर रही है, ये ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे एक्सप्लेन होता है। अगर कोई बिजनेस ऑपरेटिंग कुछ करने के लिए आपने रजिस्टर्ड करवाया, काम कुछ और कर रहे हो, तो वो उसके लिए भी एक्शन कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, ट्रेडमार्क का मतलब होता है जब किसी कंपनी का लोगो होता है, सिंबल होता है, ब्रांड नेम होता है, उसको कोई और यूज ना कर सके, इसलिए आपको ट्रेडमार्क 1999 के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। जैसे टाटा का हो गया, रिलायंस का हो गया, ठीक है, इस तरीके से एक पर्टिकुलर कंपनी है जिनका ये ट्रेडमार्क है, इनको कोई और यूज नहीं कर सकता। अगर कोई और यूज करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। यहाँ पे हर एक कंपनी के ब्रांड की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या है, MRTP, जो 1969 से रिप्लेस करके अभी 2019 के अकॉर्डिंग इसको किया है, ठीक है। उसके अंदर क्या था कि जो भी कंपनी है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने उसका क्या दिया था, इसका दूध वाली दुकान का लिया था मैंने, ठीक है, मिल्क बूथ का लिया था, कि अगर ये जो मिल्क बूथ है कंटिन्यूस लेवल पे एक ही लाइन में 4-5 है, तो वहां पर मोनोपोली होगी नहीं, क्योंकि कस्टमर अगर यहाँ पे ये दुकानदार ज्यादा महंगा दे रहा होगा तो ये कस्टमर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ शिफ्ट कर देगा, यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो मोनोपोली रिस्ट्रिक्शंस का रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो एक व्यक्ति अपनी चला रहा है ना, वो नहीं चलानी, एक परफेक्ट कंपटीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए कंपनी जो गवर्नमेंट है वो काम करती है कि हाँ मार्केट में क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए,
किसी भी एक व्यक्ति की क्या है, कहते हैं ना कि दादागिरी नहीं चलेगी, वो भी नहीं चलने देंगे, ठीक है। पेटेंट एक्ट क्या होता है? पेटेंट एक्ट होता है कि जब आप कोई अपनी नॉलेज को यूज करके किसी चीज को इनोवेट कर रहे हैं, किसी नई चीज को आप डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अवार्ड दिया जाता है, मैं कहूँ कि आपको राइट दिया जाता है कि आप उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। ग्रांटेड द एक्सक्लूसिव राइट टू द इन्वेस्टर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसे बोलेंगे, मींस कि अपने इंटेलिजेंसी का यूज करके, स्किल का यूज करके, नॉलेज का यूज करके आप कोई चीजें इनोवेट कर रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं, तो उसको कोई और यूज ना करे। जैसे कि डोमिनोज का पिज्जा पता है आपको, उसकी सीक्रेसी अभी तक लीक नहीं हुई है मेरे को जितना पता है, क्योंकि ये जो बाहर से आया हुआ है पिज्जा है, उन्होंने कहा है कि जैसे हम बनाते हैं ना, वो बाहर वाली कंट्री के अंदर भी ऐसे ही बनेगा। समझ पा रहे हैं? तो डोमिनोज का पिज्जा डोमिनोज में ही मिलता है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ द वेट एंड मेजरमेंट, ये मैंने आपको बता दिया कि जितने रुपए आप दे रहे हो ना, 370 रुपए आपने दिए और आधे किलो आपने कोई सामान लिया, तो वो उतना सामान होना चाहिए। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इन अ ट्रेड, जब ट्रेड आप कर रहे हो, सामान को बेच रहे हो, तो जरूरी है कि उसका मेजरमेंट एक्यूरेट हो, ठीक है। प्रोटेक्ट द कंज्यूमर बाय द इंश्योरिंग दैट दे गेट व्हाट दे पे फॉर इट, आप जिस चीज के लिए पे कर रहे हैं वो आपको उतना ही मिले, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? जहां पर ये राइट दिए जाते हैं आपको, 6 राइट है। क्या राइट है? कि आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आपको जो भी कंप्लेंट हो वो आप अपनी ग्रेवेंसेस को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो कंज्यूमर को अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, वो 1986 के अंदर, ठीक है, और 2019 के अंदर इसकी अमेंडमेंट हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई कस्टमर आपकी कंपनी के प्रति कंप्लेंट कर रहा है, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर कंज्यूमर के पास ये फुल राइट है, राइट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या कहता है कि जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ना बेटे, वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इको फ्रेंडली होना चाहिए। ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंट भी पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, आसपास की सोसाइटी भी दिक्कत में आ रही है, ठीक है। अच्छा, मैं कहूँ कि मान लीजिए आपका घर यहाँ है, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं उन सबका घर यहाँ है, और तुम्हारे घर के आसपास एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर दे जहां से डेली बेसिस पे इतना धुआं निकलता है, इतने शोर शराबा आ जाता है, जिसके कारण आप सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? पहली बात तो ये पॉल्यूटेड कर रहे हैं। दूसरा, हर एक इंडस्ट्री को ये बताया गया है कि आप कितने एरिया के दूर अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हो, रूरल एरिया से, अर्बन एरिया से, राइट। तो उनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके जी, चैनल पर विजिट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर पर, आप वहां पर अपडेटेड क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए थे दिसंबर 2022 के अंदर कि माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है और ये इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं मार्केटिंग की प्रोसेस को। नेक्स्ट क्या है, इनके बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है, और वेरियस फैक्टर यही है, इंटरनल, एक्सटर्नल के 2, माइक्रो, मैक्रो, पता है इस बात का? बस फेजेस बताने हैं, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो रूल रेगुलेशन चल रहे हैं, जो मैंने आपको 10 पॉइंट ये करवाए, ये वाला पॉइंट, उम्मीद करेंगे जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर है, आसान लग रहा होगा, बहुत ईजी था चैप्टर ये। समरी मैंने दी हुई है कि एग्जाम के टाइम तक जाते हुए आप इसको जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि टू द पॉइंट चीजें लिखी हुई यहाँ पर, ओके। अच्छा जी, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, ₹9 आपको पे करना होगा इस पर्टिकुलर पीडीएफ के लिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइडेंस कर देंगे कि हाँ कैसे आप इन चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे यूनिट नंबर 3 के साथ, ठीक है, चलो।